Bismillahirrahmanirrahim. This is your Balaji tutor Saad. Today we will discuss our next topic, that is from chapter 16, significance of secondary growth. बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिटेल के साथ सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस किया था. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है. आज जो है वो हम इसकी अहमियत के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे. थोड़ा सा लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं. सिग्निफिकेंस को स्टडी करने से पहले सेकेंडरी ग्रोथ क्या है. सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर मैंने आपके साथ प्राइमरी ग्रोथ को डिस्कस किया, उसके बाद मैंने सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस किया जिसके अंदर लेटरल मेरिस्टेम जो है कॉग गैम्बियम और वेस्कुलर गैम्बियम जो है वो विड्थ को इंक्रीज करते हैं. इसको जो है वो हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं. फिर हमने देखा था सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो किस तरीके से जो है वो आती है. पहले प्राइमरी ग्रोथ आती है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बनता है, और उसके बाद जो है वो फिर हमने देखा कि किस तरीके से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बनता है और किस तरीके से ये ट्री की विड्थ के अंदर इंक्रीज करते हैं और उसको जो है वो उसके साइज को इंक्रीज करने में मदद करते हैं. बेटे आज जो हमारा टॉपिक है वो हम आगे इसको फर्दर लेके जाएंगे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. बेटे इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स. बेटे अगर आपको मैं याद करवाऊं, आपका जो लास्ट मैंने लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने बताया था बेटे एक जनरलाइज से हमने डायग्राम को ड्रॉ किया था जिसके अंदर हमने देखा था इसको मैंने नाम दिया था प्राइमरी जाइलम का, और ये था हमारा प्राइमरी जाइलम, ये थे हमारे वेस्कुलर कैम्बियम. इसके ऊपर फर्दर ग्रोथ होती है, इसको मैंने नाम दिया था प्राइमरी फ्लोएम. मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी जाइलम जो है इसके ऊपर फर्दर रिंग्स बनेंगे इस जगह, और इसके नीचे जो है वो और फर्दर रिंग बनेंगे. तो हम फिर इनको कह देंगे, जब रिंग बन जाएंगे तो सेकेंडरी जाइलम प्लस फ्लोएम, ये दो जो है वो इसके ऊपर बनेंगे. तो बच्चे मैंने उस दिन भी आपको नाम बताया था, इनको हम एक और नाम भी देते हैं जिसको मैंने कहा था इनको ग्रोथ रिंग्स का नाम भी मैंने दिया था. अक्सर मैंने जिक्र किया था कि दो काम है इसके. एक तो ये साल बा साल बनते हैं एनुअल रिंग्स, ईयर आफ्टर ईयर. करते क्या हैं, ये उसके स्टेम को, लकड़ी के स्टेम को, उसको जो है वो मजबूत से मजबूत, थिकर एंड थिकर करते हैं और लेयर बना देते हैं जाइलम की अपॉन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, जो नजर आते हैं एज अ जाइलम रिंग्स. बच्चे मैंने आपको यहां लिख भी दिया, इन ग्रोथ रिंग्स को हम नाम देते हैं एज रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स, जो कि एक साल में बनते हैं और ये एक पौधे की उम्र को भी जाहिर करते हैं. हमें पता लग गया एक साल में ये एक ग्रोथ रिंग जाइलम का और फ्लोएम का बनता है. जिस तरीके से ये ग्रोथ रिंग बढ़ते जाते हैं, बनते जाते हैं, पौधा उतना ही डेंसिटी में, उतना ही विड्थ में ज्यादा होता जाता है, थिकर एंड थिकर होता जाता है, उसकी उम्र इंक्रीज करती जाती है और पता लग जाता है कि ये दरख्त इतने सालों का है. अब सिग्निफिकेंस के अंदर हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है बहुत ही अहम. ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है. फॉर्मेशन ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड. बेटे सैपवुड और हार्टवुड, बेटे एक जैसे ही ट्री ग्रो ओल्डर होता है तो उसके ऊपर
एक जो है वो outer के ऊपर और younger portion of few rings जो है वो रह जाते हैं और पुराने कुछ रिंग्स बनते हैं, जबकि हार्डवुड इनएक्टिव नॉन कंडक्टिव पोर्शन ऑफ द वुड है। अभी हम इसको जरा डायग्राम के जरिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम को हम जो है वो इस तरफ ड्रॉ करते हैं ताकि इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है। जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है, ये मैंने एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ की है। इसको मैंने नाम दिया था, ये प्राइमरी जाइलम है, इसको मैंने पी एक्स से जाहिर कर दिया है। ये जो है सेकेंडरी जाइलम है, इसको मैंने एस डॉट एक्स से जाहिर कर दिया है। उसके बाद ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं, इसको मैंने कहा था ये वेस्ट्रोकैम्बियम है। इसको मैंने आपसे कहा था ये है, ये प्राइमरी फ्लोएम पी डॉट पी, और ये वाला जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम है। बेटे इसके ऊपर जो है इस आउटर लेयर को हम नाम देते हैं कॉकैम्बियम। बच्चे यहां से हम ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। बेटे समटाइम होता क्या है, आपने देखा होगा कि जाइलम की जो पहले इनर रिंग्स हैं, वो जो लकड़ी है वो ज्यादा अंदर से काली होती है। ये वाला जो हिस्सा है ना जी बेटा, ये प्राइमरी का, ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ये डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बेटे देखो इसके अंदर ये वाला हिस्सा इनएक्टिव है और नॉन कंडक्टिव है। ठीक है, जबकि कुछ रिंग्स जो है वो एक्टिव है प्राइमरी के और सेकेंडरी फ्लोएम के। इस तरीके से जो हिस्सा जो है वो यंगर पोर्शन है, ठीक है, और एक्टिव रहता है और कंडक्शन ऑफ मिनरल करता है, उसे हम सैपवुड का नाम दे देंगे। और जो इनएक्टिव है, जैसे कि ये ब्लैक हो गया है, ठीक है, ये कंडक्टिव पोर्शन अब नहीं रहा लकड़ी का, तो इसको हम हार्डवुड का नाम दे देंगे। अब इसका फायदा क्या है, इसका फंक्शन क्या है? बेटे सैप का लुगवी मायने भी यही है कि इसके अंदर मिनरल सॉल्ट्स वगैरह उसकी कंडक्शन को करना। सो सैपवुड जो वो रिमेन रह जाते हैं, जो एक्टिव रिंग्स, उनको हम वो जो उनका काम जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल करना है, इसलिए इसको नाम सैप दे देते हैं। बेटे अब जो ये डेड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, नॉन कंडक्टिव हो जाते हैं, हार्डवुड की बात कर रहा हूं, तो इसमें अकामुलेशन हो जाती है। बच्चे अकामुलेशन का मतलब है किसी चीज का जमा हो जाना। बेटे कौन से? वैरायटी ऑफ केमिकल्स लाइक रेजन्स, गम्स, टेनेंट्स, बेटे ये प्रोवाइड करते हैं, इसको मदद करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। किस तरह हेल्प करते हैं? बेटे रेजन्स का तो आपको पता है मेडिसिन में इस्तेमाल हो जाता है, टेनेंट्स भी, ये भी मेडिसिन में इस्तेमाल हो जाता है। जो ये गम्स है, ये हमारे स्टेशनरी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। बच्चे अब ये जो अकामुलेशन हो जाती है एज अ होल इन केमिकल्स की, तो ये मदद क्या करता है पौधे को? हमारा मेन क्वेश्चन जो है वो ये है। तो बेटे ये इसको प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस। बेटे रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ मदाफत देना। तो बेटे डिके क्या कहते हैं? गलने और सड़ने से बचाना। और दूसरा बेटे इंसेक्ट अटैक, क्योंकि ये इनके ऊपर आके बैठ जाते हैं, पंचर करते हैं इनको स्टेम को, और उनसे जो है इनका सैप सक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब केमिकल्स मौजूद होते हैं
तो ये उस अटैक को बचाते हैं और उसको प्रिवेंट करते हैं। तो बेटे अभी तक मैंने आपके साथ दो फंक्शन जो है इसके सिग्निफिकेंस के जो है वो मैं आपके साथ शेयर किए हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड। ठीक है बेटे, हार्डवुड एंड सैपवुड के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैलिसिस। बेटे आपने वैसे कैलिसिस की अगर मैं बात करूं तो बेटे ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनके अंदर पेरेन्काइमा सेल मौजूद होते हैं। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर जीरोफाइट का कंसेप्ट जब पढ़ा था तो उधर आपने पढ़ा था सक्लेंट ऑर्गन्स उनके पास होते हैं, यानी कि वो पेरेन्काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं सॉल्ट मिनरल आयन को। इसी तरीके से बेटे अब जो मैं आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं ये बेसिकली फंक्शन है कॉर्क कैम्बियम का। ये जो दो फंक्शन थे ये हमारे पास थे किसके, ये हमारे पास है वेस्कुलर कैम्बियम के फंक्शन थे। सो बच्चे फॉर्मेशन ऑफ कैलिसिस की अगर हम बात करें, कॉर्क कैम्बियम फॉर्म अ लेयर ऑफ पेरेन्काइमेटिक टिश्यू ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस। तो इसका मतलब बेटे क्या होगा कि ये जो टिश्यूज होंगे ये मौजूद कहां होंगे बेटे, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं कौन सा वाला, कॉर्टेक्स का ये रीजन है। और कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के ऊपर क्या मौजूद होती है बेटे, कॉर्क कैम्बियम। सो बेटे अब लेट्स सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, ये उसके ऊपर कॉर्क कैम्बियम है बेटे, यहां जो है उसके डैमेज हो गए, तब होगा क्या, इस जगह पे ये कैलिस फॉर्म करेगा और ये बेसिकली किसकी लेयर होती है, पेरेन्काइमा सेल्स की, जो कि इसको मदद करेगा डैमेज सरफेस को हील करने में। बेटे अगर आपको मैं थोड़ा सा यहां रिलेट करूं, लेट्स सपोज हमारी स्किन है, हमारे हाथ के ऊपर चोट लग गई है बेटे, इस लेयर इधर जो है सेल्स डैमेज हो गए, इसके नीचे न्यू सेल रीजनरेट करते हैं, वो भी कैलस सेल कहलाते हैं। सो बेटे यहां एक फंक्शन और अब इसके अंदर है बेटे, इसके अंदर ग्राफ्टिंग और बडिंग का है बेटे, इसके जरिए जो है वो हम ग्राफ्टिंग और बडिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज बेटे ये एक ट्री है, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास दो प्लांट्स हैं, ठीक है, ए प्लांट है, बी प्लांट है। जो ए प्लांट है उसका फूड का जायका बड़ा, उसका जो फ्रूट का जायका बड़ा अच्छा है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास बाग में ज्यादा पौधा हो जाए। तो बेटे मैं क्या करूंगा, इसके स्टेम को काटूंगा एक अपने ए प्लांट का, और ये जो मेरे पास बी है, लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास ए प्लांट है, ये मेरे पास बी प्लांट है, मैं चाहता हूं ए के करैक्टर बी के ऊपर भी आए, तो मैं इतना हिस्सा यहां से काटा है और यहां लगा दिया है बेटे, इस अमल को कहते हैं ग्राफ्टिंग। बेटे अब ये इसका जाइलम ऑफ फ्लोएम का यूज करते हुए, यहां से सैप को लेते हुए यहां पौधे को ग्रो करेगा, जिससे वो वाला करैक्टर वाला पौधा जो है वो ग्रो इंक्रीज करेगा, यानी कि ए ग्रो वाला जो ए करैक्टर वाला जो है मेरा पौधा वो अब बी के ऊपर मैंने लगा दिया है और वो ग्रोथ करेगा। बेटे बड कहते हैं, बडिंग का वर्ड बड से निकला है बेटे। लेट्स सपोज ये एक ट्री है, तो यहां किसी और प्लांट के बड को लगा देना इज कॉल्ड बडिंग। बेटे ये आपने आगे इसको आपने 10th में डिस्कस भी किया है, आगे भी हम इसको देखेंगे। तो बेसिकली ग्राफ्टिंग और बडिंग जो है वो हम डिजायर्ड करैक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटे अब जो हमारी बात है वो है हमारी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमारी बात आएगी। अगर हम 4th पॉइंट को देखें, दैट इज इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो बेटे वुड जो है वो डिफरेंट क्वालिटी की प्रोड्यूस होती है। कुछ वुड जो हैं सूटेबल हैं हमारे प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ जो है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कहता है वुड जो डिफरेंट क्वालिटीज की हैं वो वेरी करती हैं अपने यूज के हिसाब से। बेसिक तो 4 करैक्टर होते हैं वुड के यूज करने के, उसकी अच्छी डेंसिटी हो, वो हार्ड हो, बर्दाश्त करने वाली हो वजन को, कंप्रेशन, और वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो। बेटे इसके अलावा भी 2 करैक्टर होते हैं, एक को हम कहते हैं टेक्सचर, जो कि हम
ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चिन्योट का सामान आप लोगों के घर में अक्सर क्वालिटी का और का होता है, कुछ जो है लकड़ी का और बना होता है सामान है, चिन्योट का सामान जो है उसकी प्राइस ज्यादा होती है। उसके बाद शॉक रेजिस्टेंस, कि वो अगर उसको हम फर्नीचर को हिलाएं तो वो उसको बर्दाश्त कर सके, उसकी वो हिलाने को, ये ना हो कि वो टूट जाए। तो ये वो करैक्टर है जो एक वुड के लिए जरूरी है। बेटे मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक मिसाल आपकी बुक में भी दी हुई है, कर्कस सोबर एक जो है वो ट्री है। बेटे आपने अक्सर देखा होगा आपके पास टेस्ट ट्यूब होती हैं, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो है एक ढक्कन सा लगा होता है जो उसको बंद किए होता है। बेटे जो ये लिड है ना, ये कॉर्क का बना होता है। तो बेटे ये कॉर्क कौन सा है, कौन से ये ट्री से लेते हैं, क्यों उसका नाम है सोबर, उसका पौधे का नाम है कर्कस सोबर, उस पौधे का उस ट्री का नाम है जिससे जो है वो हम ये कॉर्क का लिड जो है वो बनाते हैं। बेटे अब आज तक के लिए हमारा सिग्निफिकेंस का तो पॉइंट खत्म होता है, बट बेटे 3 टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उसको अपने माइंड में रखना है। बेटे पहला है वुड, ये बहुत आम शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ अलग जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। दूसरा है कॉर्क, तीसरा है बार्क। बेटे वुड की मैंने डेफिनेशन आपको बताई भी थी, सेकेंडरी जाइलम, इसको हम नाम देते हैं वुड का। बच्चे कॉर्क कहते हैं ये वाला हिस्सा, बाहर वाला, यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर वाला हिस्सा, above the एपिडर्मिस, इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं किसका बेटे, कॉर्क का। बेटे बार का हिस्सा, बेटे कॉर्टेक्स से लेकर फ्लोएम तक, कॉर्टेक्स से लेकर फ्लोएम तक का हिस्सा जो है उसको हम नाम देते हैं बार्क। क्या नाम देते हैं, बार्क। बेटे फिर से जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसको पढ़ा है, और बच्चे सिग्निफिकेंस के अंदर जो है वो हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स, यानी कि जिसे ग्रोथ रिंग्स भी कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हार्टवुड एंड सैपवुड, जिसे हम जो है वो एक इनएक्टिव नॉन कंडक्टिव पार्ट और एक एक्टिव पार्ट, जो कि ग्रो जब ओल्डर होता है ट्री तो उसके अंदर से बच जाता है, ठीक है। तो बेटे उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ कैलिसिस पढ़ा है, ये किसका फंक्शन है, ये कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन है। फिर बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ वुड वो देखा है हमने। फिर उसके बाद हमने 3 डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, वुड को, कॉर्क को और बार्क को। बेटे वुड कहते हैं सेकेंडरी जाइलम को, कॉर्क कहते हैं आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग को जो एपिडर्मिस के ऊपर है, और बेटे जो बार्क है वो है कॉर्टेक्स से लेकर फ्लोएम तक का पोर्शन। सो बेटे आज हमने अपना सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वो वाला टॉपिक वाइंड अप किया है। तो बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करना है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।